श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी सलीम है, जो गला काटकर लोगों की हत्या को अंजाम देता था। सलीम का एनकाउंटर खत्म हुआ था कि कुछ देर बाद श्रीनगर के ही दूसरे इलाके में एक और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें हाफिज नाम का आतंकवादी मारा गया। हाफिज नाम का यह आतंकी सलीम पर्रे के मुठभेड़ में मारे जाने के दौरान वहां से फरार हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में सुरक्षा बल ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हाफिज के बारे में बताया गया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला था। मारा गया आतंकी हाफिज बांदीपुरा में 2 पुलिस वालों की हत्या की वारदात में शामिल था। मतलब आतंकियों को जवानों ने भागने का मौका ही नहीं दिया और अलग अलग इलाकों में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। श्रीनगर में जो पहला दहशतगर्द मुठभेड़ में ढेर हुआ वो लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी सलीम पर्रे था, जो गला काटकर लोगों की हत्या को अंजाम देता था। सलीम का एनकाउंटर खत्म हुआ था कि कुछ ही देर बाद श्रीनगर के ही दूसरे इलाके में एक और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें हाफिज नाम का आतंकी मारा गया। हाफिज नाम का यह आतंकी सलीम पर्रे के मुठभेड़ में मारे जाने के दौरान वहां से फरार हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में सुरक्षा बल ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ में आखिरकार उसका खात्मा कर दिया गया। हाफिज के बारे में जानकारी ये हाथ लगी कि वो पाकिस्तान का रहने वाला था और बांदीपुरा में 2 पुलिस वालों की हत्या में भी वो शामिल था। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया है। गला काटकर 20 से ज्यादा लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला लश्कर का तैयबा खूंखार आतंकी सलीम पर्रे लंबे वक्त से सुरक्षा बल की हिट लिस्ट में था और यही वजह रही कि उसको मुठभेड़ में मार गिराने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जश्न मनाया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने भी आतंकी सलीम पर्रे के मारे जाने को सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी बताया। 2 दर्जन जैसा किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला छोड़ किया था। ये बताया गया कि सुरक्षा बल को श्रीनगर के शालीमार बाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में आतंकी सलीम पर्रे मारा गया, जबकि हाफिज नाम का पाकिस्तानी आतंकी वहां से फरार हो गया। हालांकि उसे भी कुछ देर बाद हुई दूसरी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में पंजाबी नाइट कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियम टूटने लगे तो पुलिस सख्ती करने को मजबूर हो गई। असल में पंजाबी गायक काका को सुनने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने कोरोना से बचाव के नियमों की पूरी तरह अनदेखी की। यही नहीं, प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम रहा और उस पर आरोप लगा कि उसने भीड़ से कोरोना के नियमों का पालन कराने की कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इससे एंट्री गेट पर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के इसी माहौल में किसी का डंडा एक पुलिस वाले के सिर पर लग गया, जिससे वो जख्मी हो गया। कुछ पुलिस वाले अपने साथी को भीड़ से बाहर ले जाते दिखे। किसी ने इनमें से ये बंदे जो खड़े हैं इन्होंने मार दिया कुछ। इसके बाद तो पुलिस वाले कार्यक्रम देखने के लिए पास लेकर आए लोगों को भी अंदर घुसने से रोकने लगे, जिसकी वजह से कई लोग बहस करते नजर आए। बाहर हंगामे जैसा माहौल रहा तो अंदर रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा। जो इस पंजाबी नाइट कार्यक्रम में शामिल होने में कामयाब रहे वो इसका लुत्फ उठाते दिखे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर होने से 2 लोग भिड़ गए, जिन्हें समझाने के लिए कुछ लोग आगे आए, लेकिन आरोप लगाया गया कि बीच बचाव करने आए लोगों में से ही किसी ने मोटरसाइकिल वाले को थप्पड़ जड़ दिया और ऐसा होते ही बाकी के लोग भी उस आदमी पर टूट पड़े। सड़क पर ये ड्रामा काफी देर तक जारी रहा। लाल जैकेट पहने मोटरसाइकिल वाले को लोगों ने जबरदस्त पीटा, जिसकी वजह से उसे कई जगह चोट भी आई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार से बदसलूकी पर पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस पर भड़क गए और जमकर हंगामा किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ सरकारी स्कूलों के टीचरों और कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर उन्हें और पार्टी के दूसरे नेताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस वाले का हाथ प्रदेश अध्यक्ष के कॉलर तक पहुंच गया, जिसका वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो पुलिस वाला उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, जबकि पार्टी के दूसरे नेता बी संजय कुमार को बचाने में जुटे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसी तरह हिरासत में ले लिया और वहां से निकलने लगी,
जिसके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के सामने खड़े हो गए। इस दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। तब तक ये खबर पार्टी से जुड़े कई लोगों तक पहुंच गई और वो कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए। अपने प्रदेश अध्यक्ष से बदसलूकी पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, जिसे जताने के लिए उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस हंगामे के बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी रही। उसने एक एक कर कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ियों में भरकर उन्हें थाने पहुंचाने लगी। बाद में इस घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत घातक प्रहार है। उनके अलावा बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए तेलंगाना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरियाणा के करनाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां हाईवे पर पराली से लदे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर चालक आरोप लगाया दरअसल कि वो हादसे का शिकार हुए एक ट्रक वाले की मदद करने रुका। इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिसके बाद उस पर रखी पराली धू धू कर जलने लगी। ट्रैक्टर मालिक ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर उसकी ट्रॉली में आग लगाई, जिससे उसे 50,000 से ज्यादा का नुकसान हो गया। हेल्प के लिए रुके थे तो हमारे में ट्रॉली में आग लगा दिया किसी ने। इसकी खबर लगते ही वहां दमकल विभाग की एक टीम पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी। हमने कंट्रोल को, फायर ब्रिगेड को पहले ही सूचित कर दिया कि आप इमीडिएटली पहुंचे। आग लगते ही उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने बाकी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आईएसआईएस के लिए काम करने केरल से अफगानिस्तान गई सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा को भारत लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने आयशा को भारत लाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में विचार कर 8 हफ्ते के अंदर कोई फैसला करे, जिससे यह पता चले कि आयशा के साथ ही वहां जन्मी उसकी बेटी की वतन वापसी होगी या नहीं। अगर होगी तो केंद्र सरकार यह साफ करे कि आयशा को लाने का काम कब और किस तरह होगा, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद 2016 में आयशा पति के साथ अफगानिस्तान चली गई। चूंकि आईएसआईएस में शामिल होने के लिए वो अफगानिस्तान गई, इसलिए उसके खिलाफ भारत में केस दर्ज हुआ। लेकिन 2018 में पति की मौत होने के बाद पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार कर काबुल की जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आयशा के पिता ने बेटी को भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। पंजाब के विधायक बलविंदर सिंह फिर कांग्रेस के हो गए। पंजाब से विधायक बलविंदर सिंह लाडी एक हफ्ते में ही बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद वो कांग्रेस में लौट गए। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया, यानी शुवेंदु की गिरफ्तारी पर रोक आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले शुवेंदु पर बंगाल में कई धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। इन्हीं मुकदमों के विरोध में शुवेंदु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुवेंदु का आरोप है कि ये केस राजनीतिक मंशा से दर्ज किए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा बहराइच की नानपारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समेत कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के देवबंद का दौरा करेंगे। वो एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस कमांडो सेंटर के अलावा पुलिस से जुड़ी 14 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर 2000 वर्ग मीटर भूमि में बनाया जा रहा है। कमांडो सेंटर को उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी देवबंद में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीरिया के इदलिब में रूस के गठबंधन वाली सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें एक वाटर स्टेशन भी तबाह हो गया। इदलिब को विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इदलिब को एक बार फिर निशाना बनाया गया। सामने आई तस्वीरों में एक लड़ाकू विमान आसमान में उड़ता नजर आया। जल्द ही उसने बम बरसाने शुरू कर दिए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक कई हमले किए गए। इस एयर स्ट्राइक में कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। कईयों का नामो निशान तक मिट गया। वहां का एक वाटर स्टेशन भी इन हमलों की चपेट में आ गया।
बताया गया कि इस स्टेशन से शहर के 3 लाख लोगों को पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। المجرم النظام الروسي بقصف هذه المحطة। वाटर स्टेशन को नुकसान पहुंचने से अब वहां के लोगों के सामने पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। वो दोनों ही राज्यों को विकास की जुड़ी हुई कई परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे। पीएम मोदी मणिपुर के इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, जबकि त्रिपुरा के अगरतला में वो महाराजा और बिक्रम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करते नजर आएंगे। साथ ही 2 अहम विकास परियोजनाओं का भी आज पीएम मोदी शुभारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक रैली में कंबलों की लूट मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब पार्टी के नेता अमित जानी ने वहां जन संकल्प रैली का आयोजन किया और रैली में भीड़ जुटाने के लिए कंबल बांटने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही रैली के बाद कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों में कंबल लूटने की होड़ मच गई। जिस जगह पर कंबल रखे गए थे वहां तो लोगों ने जैसे धावा ही बोल दिया। भीड़ में शामिल हर आदमी कंबल तक पहुंचने में ऐसे जुट गया जैसे वो दुनिया का आखिरी कंबल हो। इस लूट के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे की भी परवाह नहीं की। जिसके हाथ जितने कंबल लगे वो लेकर चलता बना। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। लाउड स्पीकर की मदद से भी लोगों को मना करने की कोशिश की गई। कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कही गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। किसी भी हमारे आने वाले साथी को, मां को, बहन को दिक्कत हुई तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जन संकल्प रैली में लूट का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस बीच कुछ महिलाएं भी कंबल पाने की लालच में भीड़ में घुस गईं, लेकिन भगदड़ की वजह से उनमें कई घायल हो गई। दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मौजूद संसद भवन के हिस्से में एक बार फिर आग भड़क गई। बताया गया कि संसद में आग 2 दिन पहले लगी थी, जिसे बुझा लिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद अचानक उठी लपटों ने सभी को चौंका दिया, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो लोग एक क्रेन के सहारे ऊंचाई तक पहुंचे और वहां से पानी की मोटी धार से आग बुझाने की कोशिश की। कुछ लोग संसद भवन के अंदर भी आग बुझाते नजर आए। इस हादसे की खबर लगते ही बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। हालांकि बिल्डिंग के सामने लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। काफी देर तक इसे बुझाने की कोशिश जारी रही, जिसकी वजह से वहां आसमान धुएं से भर गया। 4 दिन से चल रही छापेमारी के बीच समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया। आयकर विभाग की टीमें उन्हें कन्नौज से कानपुर लेकर गईं। और कानपुर में पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के घर ले जाया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त इनकम टैक्स की टीम एमएलसी श्री पंपी जैन साहब को लेकर यहाँ आई है। उनके भाई के आवास से अतुल जैन जी का। बाहर यूपी पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई। अंदर काफी देर तक जांच और छापेमारी चलती रही। माना जा रहा है कि पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पंपी जैन को हिरासत में ले लिया गया। कानपुर के जिस घर में उनसे पूछताछ की गई उसे आयकर विभाग की टीम पहले ही सील कर चुकी थी, लेकिन जांच के दौरान मिली किसी बड़ी जानकारी के बाद घर पर लगी सील हटाई गई और पंपी जैन को इसी घर में बैठाकर पूछताछ की गई। पंपी जैन की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न केवल समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बल्कि अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी भी यही पुष्पराज जैन है, जो इत्र की लॉन्चिंग के वक्त अखिलेश यादव के बिल्कुल साथ खड़े दिखे थे। इसीलिए इस मसले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। पुष्पराज जैन को कानपुर लाने के बाद एजेंसियों ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ का ठिकाना बदलता चला गया। उनके भाई के घर पर उनसे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ के बाद अफसरों की टीम उनके एक और रिश्तेदार के ठिकाने पर पहुंच गई। ये घर भी पिछले 2 दिन से सील था, जिसकी सील तोड़कर पंपी जैन को अंदर ले जाया गया। ये घर पंपी जैन के एक और रिश्तेदार अनूप जैन का बताया गया, जहां कई घंटों तक आयकर विभाग के अफसरों की जांच चलती रही। जहां आनंदपुरी में खड़ा हूं, यहां भी पिछले माना जाए तो 2 बजे से लेकर अब तक पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इन छापों में अधिकारियों को कुछ बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके बारे में पंपी जैन से पूछताछ की गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। वहां आसमान से गिरी बर्फ ने जमीन पर सफेद चादर बिछा दी, जिस पर लोगों ने जमकर मस्ती की। जैसे ही बर्फबारी के बारे में जानकारी लगी तो सैलानियों की गाड़ियां भी उसी तरफ मुड़ गईं, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बर्फ से पटी झील के किनारे लोग आपस में खेलते दिखाई दिए। इसके साथ ही वहां मौजूद घरों की छतों पर बर्फ की कई फीट मोटी सफेद चादर कुछ इस तरह से नजर आई।
तो लाहौल स्पीति में देखिए किस तरह से बर्फबारी नजर आई। जहां पर भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है, तो वहीं सैलानियों के चेहरे जरूर खिल उठते हैं। और यही वजह रही कि जैसे ही इस इलाके में बर्फबारी के बारे में जानकारी हाथ लगी, सैलानियों ने अपनी गाड़ी का रुख इस बर्फबारी की तरफ किया, जहां जमकर वो अपनों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए। लेकिन हर तरफ आपको बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी नजर आएगी और ये कई कई फीट बर्फ की मोटी चादर कुछ इस तरह से बिछी नजर आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान पर हमले की खबर सामने आई। बताया गया कि कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी जानकारी रेहम खान ने खुद ट्वीट करके दी और बताया कि हादसे के वक्त वो अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरा और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यही नहीं, फायरिंग के बाद बंदूक के दम पर उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की गई। हालांकि रेहम खान किसी तरह अपनी गाड़ी बदलकर वहां से बच निकली, लेकिन खुद पर हुए इस हमले के बाद उन्होंने अपने पूर्व पति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जमकर खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने संन्यास ले लिया। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। 41 साल के हफीज ने पाकिस्तान के लिए 18 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 12,780 रन बनाए और 253 विकेट लिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी समेत परिवार के कई सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा उनके कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की उस स्टैंडिंग कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की, जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सभापति को एक खत लिखकर यह मांग उठाई। इस कमेटी में सिर्फ एक ही महिला सांसद सदस्य हैं और बाकी 30 पुरुष सदस्य हैं। संसद की इसी स्टैंडिंग कमेटी में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाला बिल चर्चा के लिए भेजा गया है। यूपी चुनाव के तेज होते घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहे। जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बहाने मुख्यमंत्री ने राहुल के हिंदू और हिंदुत्व में अंतर वाले बयान का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम के बयान को हार की निशानी करार दिया और उन्हें योगी मानने से इनकार किया। एक्सीडेंटल योगी, मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होता है। एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि एकता का कहना है कि उन्होंने सभी एहतियात बरती, लेकिन फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ गई। बिहार के सासाराम से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया गया कि गुड़ से लदा ये ट्रक उत्तराखंड से बंगाल जा रहा था। तभी ट्रक आग की भीषण लपटों में कुछ इस तरह से गिर गई और काले धुएं का गुबार देखिए किस तरह से पूरे इलाके में फैल गया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची, जिसने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान उस नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए हालांकि ट्रैफिक को रोक दिया गया। बताया गया कि इस ट्रक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूरोप के देश हॉलैंड में लॉकडाउन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए वहां क्रिसमस से पहले ही कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई थी। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और राजधानी एम्स्टरडैम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों को जब हटाने की कोशिश की गई तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते नजर आए। हालात बिगड़ते देख पुलिस भी लाठियां बरसाने लगी। बाद में पुलिस की कई और टुकड़ियां वहां भेजी गईं, जिन्होंने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि लोग भी आसानी से पीछे नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोरोना के बहाने उनकी आजादी छीनने का आरोप लगाया। इससे पहले हजारों की भीड़ ने रोक के बावजूद एक बड़ा मार्च निकाला। इस मार्च में कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। न तो कोई मास्क लगाए दिखा और न ही लोगों ने दूसरे नियमों की परवाह की।
अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार ने शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की और उसने 3000 लीटर शराब नष्ट कर दी। वहां की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें देखा कि हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकों ने ड्रमों में भरी शराब को काबुल नहर में बहा दिया। हालांकि यह शराब कब जब्त की गई इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन यह दावा जरूर किया गया कि इस सिलसिले में 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जो इस वीडियो में नजर भी आए। इस वीडियो के जरिए वहां के लोगों से शराब पीने और इसके कारोबार से दूर रहने की भी हिदायत दी गई। कर्नाटक के रामनगर में विकास कार्यों के मुद्दे पर राज्य के मंत्री और कांग्रेस सांसद एक कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़ गए। ये सारा बवाल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सामने हुआ। रामनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्य के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने भाषण दिया। लेकिन अपने भाषण के दौरान जैसे ही विकास के मुद्दे पर वो आक्रामक हुए, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और उनके समर्थक मंच पर उनसे भिड़ गए। वो मंत्री अश्वत्थ नारायण से बहस करने लगे। एक बार तो ऐसा लगा कि दोनों नेता मर्यादा लांघ जाएंगे, तभी पास खड़े सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने लगे। लेकिन दोनों नेताओं के बीच का तनाव कम नहीं हुआ, उल्टा उनके समर्थक भी लड़ाई में कूद पड़े और मंच पर सियासी महाभारत छिड़ गई, जिसका हिस्सा बने कांग्रेस एमएलसी एस रवि मंत्री अश्वत्थ नारायण से माइक छीनने लगे। छीना झपटी देखकर लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों नेताओं के समर्थक मंच पर ही भिड़ गए। जब पुलिस वालों ने कांग्रेस सांसद को मंत्री से दूर किया तो वो मंच पर ही धरना देने लगे। ये देखकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से रहा नहीं गया और वो खड़े हो गए। वो कार्यक्रम में आए लोगों को शांत रहने के लिए बोलने लगे। सीएम बनने के बाद बोम्मई पहली बार रामनगर पहुंचे थे और तभी ये सारा बवाल हो गया। ओमान के मुसंदम से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगातार होती बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसने सारे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। और एक जगह तो ऐसा लगा मानो कोई बांध फूट पड़ा हो। वहां एक झरने से बहता पानी तो पूरी तरह मटमैला हो गया, जिससे उठने वाला शोर डराने के लिए काफी था। नदियों में ऐसा उफान आया कि वहां मौजूद कई पेड़ घास की तरह दिखाई दिए। आसमान से बरसती आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी वजह से सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आईं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई। उसने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चक्का जाम कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है। और इसी बात के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन की जहां जहां से तस्वीरें आईं, सब में पार्टी के कार्यकर्ता आने जाने वालों को रोकते नजर आए, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए और नारे लगाते हुए लोगों को रोकने लगे। आईटीओ चौराहे के एक रास्ते पर पार्टी के लोगों ने लेट कर रास्ता रोका तो दूसरे रास्ते पर वो ढोलक लेकर बैठ गए। अक्षरधाम के पास भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आने जाने वालों को रोक दिया। दिल्ली बीजेपी ने चक्का जाम का ऐलान किया है। अक्षरधाम के चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहां प्रदर्शनकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के सामने आकर बैठ गए। बीजेपी ने ये तर्क देते हुए प्रदर्शन किया कि केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति के आड़ में रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है और दिल्ली की 10 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जैम कर दी, जिससे सुबह सुबह काम पर निकले लोगों को बहुत परेशानी हुई। वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की थी कि वो इस प्रदर्शन में उनका साथ दें, लेकिन सुबह दफ्तर जाने निकले लोगों पर इस अपील का असर नजर नहीं आया। लोग घर नहीं लौटे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगे लंबे जैम में घंटों फंसे रहे। ये ऑफिस आवर है, पीक टाइम है और ऐसे में यहाँ से जाने वाले हजारों लोग जो है या तो कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर इन्हीं जाम में फंसे हुए हैं। यही नहीं, वो प्रदर्शन करने वालों पर जमकर बरसे। मैं आधे घंटे से फंसा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का एम्प्लॉय हूं। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत करीब 850 नई शराब की दुकानें खोलने की तैयारी है, जहां से लोग शराब खरीद सकते हैं। इस नीति के तहत हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुलेंगी और इसी बात पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि इस मुद्दे पर उसका प्रदर्शन आने वाले दिनों में तेज होगा और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में नशाबंदी की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों की संख्या में शराब के ठेके खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विरोध को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने गलत ठहराया
और नई आबकारी नीति के फायदे गिनवा दिए। जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को लागू कर चुकी है। इजरायल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। वहां लोगों को वैक्सीन की 4थी डोज लगाई गई, जिसके लिए सबसे पहले देश के बुजुर्ग लोगों को चुना गया। इजरायल दुनिया का पहला देश है जहां कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज लगाई गई। साथ ही ये उम्मीद जताई गई कि वैक्सीन की ये डोज कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने में मददगार भी साबित होगी। यूपी के लखीमपुर केस की चार्जशीट में आशीष मिश्रा और उनके रिश्तेदार समेत 14 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया। खबर है कि करीब 5,000 पन्नों की इस चार्जशीट में लिखा गया कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो हुआ वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ और वहां के तिकुनिया चौराहे पर धरना देने वाले किसानों को गाड़ी से कुचलने का षड्यंत्र रचा गया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला समेत 14 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया, जिनमें 13 आरोपी जेल में बंद हैं। इन 13 आरोपियों के अलावा इस मामले में दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है, जिस पर सबूत मिटाने की साजिश रचने का शक है। वीरेंद्र शुक्ला को अजय मिश्रा का बेहद करीबी माना जाता है। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? वीरेंद्र शुक्ला नाम बढ़ा है। ये क्या धारा लगी क्या उन पर? 201। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर राजस्थान सरकार इनाम देगी। राजस्थान सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए देगी जो सड़क हादसों में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। 7 बार नेशनल और कई बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली दिव्यांग चेस चैंपियन मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एक ट्वीट कर मलिका ने मूक बधिरों की भाषा में अपनी बात कही और दावा किया कि 31 दिसंबर को खेल मंत्री प्रगट सिंह नौकरी और नकद इनाम के वादे से ये कहकर मुकर गए कि पंजाब में मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं। मलिका ने पंजाब सरकार पर उसके 5 साल खराब करने का आरोप लगाया। मलिका के आरोपों के बाद कांग्रेस की नेता अलका लामा ने माना कि दिव्यांग खिलाड़ी ने प्रगट सिंह से मुलाकात की थी। अपने ट्वीट में अलका लामा ने भरोसा दिया कि चेस चैंपियन से किए सारे वादे पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास छापेमारी की और वहां झाड़ियों में रखे एक बैग से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने कोरोना खतरे की वजह से इस महीने होने वाली सभी राष्ट्रीय और जूनियर प्रतियोगिताओं को टाल दिया। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 8,082 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 40 ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। मुंबई में 622 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। पूरे महाराष्ट्र का जिक्र करें तो बीते 24 घंटे में 12,160 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 की मौत तक हुई है। राज्य में इस वक्त 52,422 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। 21 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के सिर्फ 327 मरीज थे और सोचे किस तरह से कोरोना विस्फोट महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़ी दावत-ए-इस्लामी नाम की एक पाकिस्तानी संस्था को रायपुर में जमीन देने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में इन लोगों ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धमतरी के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ सीएम का एक पुतला लाए थे, जिसको इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने जलते हुए पुतले को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने जलते हुए पुतले को घेर कर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। असल में एक दिन पहले बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि दावत-ए-इस्लामी नाम की इस संस्था को रायपुर में जमीन देने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। बीजेपी नेता के इस आरोप पर सफाई देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई और उसने बृजमोहन अग्रवाल पर झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। बृजमोहन अग्रवाल जिस संस्था की बात कर रहे हैं वह दावत-ए-इस्लामी का ऑफिस गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। हालांकि इस मसले के तूल पकड़ने के बाद संस्था के आवेदन को रद्द कर दिया गया। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरा।
चुनावी बेला में भाई बहन अवतरित हुए। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा करने लगे। गंगा जी के स्नान का अपमान करने लगे। आज उन तक निश्चित रूप से योगी जी की सभा का संदेशा जाएगा। मैं चाहती हूं कि वो अमेठी की गर्जना से इस बात को स्वीकार कर ले कि हिंदू वो है जिसने बिना पक्षपात के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाया, वो है जिसने सड़क बनवाई, 71,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन दिलवाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पिकनिक मनाने गए 4 लोग समंदर की लहरों में फंस गए। ये घटना एक दिन पहले की है, जब ओडिशा से वहां आए 4 लोग समंदर किनारे नए साल का जश्न मना रहे थे। तभी समंदर की तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहा कर ले गईं। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन लहरों की ताकत के आगे वो बेबस हो गए और समंदर में बहकर काफी दूर तक चले गए। इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ जवान एक मोटी रस्सी की मदद से समुद्र में उतर गए और डूबते लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस बीच तेज लहरों को चीरते हुए एक जवान किसी तरह समंदर में फंसे एक आदमी तक पहुंच गया, जिसके बाद वो उसे पकड़कर एक बड़े पत्थर के सहारे रुक गया। तभी पीछे से आ रही लहरों ने उन्हें फिर डुबो दिया। ऐसे में इस बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस हादसे में डूबे 2 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई भीषण बाढ़ हजारों लोगों को बेघर कर गई। कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां हालात काफी हद तक बिगड़ चुके हैं और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कें तो नदियों की तरह दिखने लगी। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक सड़क पानी से लबालब भरी नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर खड़े हो पाना भी मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पार करने के लिए भी लोगों को रस्सियों की मदद लेनी पड़ी। दूसरी जगहों का भी कुछ यही हाल रहा। क्या पुलिस स्टेशन, क्या बाजार और क्या स्कूल, हर तरफ कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही किसी तालाब में बदल गया हो। लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। तस्वीरों में कई गाड़ियां पानी में फंसी नजर आईं, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। बाढ़ का पानी भरने से हजारों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मांग की कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मथुरा से चुनाव लड़ें। उन्होंने इस बारे में बीजेपी आलाकमान को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में योगी को मथुरा से उम्मीदवार बनाने की मांग की। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए ये तक कह दिया कि भगवान कृष्ण ने सपने में आकर उन्हें इसके संकेत दिए। रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। जिसके बाद अखिलेश यादव ने उसी अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ दिन पहले ही योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। हालांकि वो कहां से लड़ेंगे इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। चुनावों से ठीक पहले मथुरा का दांव बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह मथुरा का इतिहास है। मथुरा को भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। राज्य के 3 धार्मिक केंद्रों में काशी और अयोध्या के बाद मथुरा का ही नाम आता है। इनमें काशी की पहचान शिव की नगरी के तौर पर है, अयोध्या की राम की नगरी के तौर पर और मथुरा की पहचान कृष्ण की नगरी के तौर पर है। काशी को पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, जबकि यूपी के अवध का बड़ा केंद्र अयोध्या है और पश्चिमी यूपी का बड़ा केंद्र मथुरा है। मतलब यह कि मथुरा में होने वाली सियासी हलचल का बड़ा असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होता है। इनमें काशी और अयोध्या के विकास की कई योजनाओं पर बीजेपी की सरकार ने तेजी से काम किया और अपने एजेंडे के तहत इन दोनों ही शहरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर भी दिया। लेकिन मथुरा इस मामले में काशी और अयोध्या से थोड़ा पीछे है। हालांकि पिछले 1.5-2 महीनों से बीजेपी के बड़े नेता लगातार इशारा कर रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है, जिसकी एक वजह राजनीतिक भी मानी जा रही है, क्योंकि मथुरा में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे और मथुरा की 33 सीटों में बीजेपी ने केवल 8 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। मथुरा में पंचायत चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी जरूर रहे। दावा किया जाता है कि पंचायत चुनावों में हार की वजह जाट समुदाय की नाराजगी बना,
जो किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी से नाराज हो गए। इसीलिए मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और योगी आदित्यनाथ जैसे किसी बड़े नेता को इस सीट से चुनाव लड़ाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, जिसका असर पूरे पश्चिमी यूपी में होगा। मथुरा विधानसभा सीट पर अब तक 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 1 बार जनता पार्टी ने, 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। अब तक कभी भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी या किसी और क्षेत्रीय पार्टी को मथुरा सीट पर जीत नहीं मिली। पिछले चुनाव में बीजेपी ने श्रीकांत शर्मा को इस सीट से टिकट दिया था और वो 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से चुनाव में विजयी हुए थे। केरल के तिरुवनंतपुरम से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग बेकाबू हो गई और उसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। कबाड़ की उस दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। फौरन घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। लेकिन दुकान से उठती लपटों पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। दुकान में धधकती आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पाइप की मदद से उस पर पानी की बौछार शुरू कर दी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया। महिलाओं को आर्थिक मदद के सिद्धू के वादे पर बीजेपी ने पलटवार किया। पंजाब के भदौर में हुई एक रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के किए वादे पर घमासान मच गया। इस रैली में सिद्धू ने यह वादा किया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और साल में 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होम मेकर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर महीने पंजाब सरकार वालों 2000 रुपया दिता जाएगा और 8 सिलेंडर फ्री दिते जाएंगे। सिद्धू के इस वादे पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। असल में उनसे अपनी पार्टी समझ नहीं रही। उनकी पार्टी के नेता छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। यूपी सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एक फैसला लिया। इसके तहत इनको टीका लगवाने वाले दिन तो छुट्टी मिलेगी, साथ ही उसके अगले दिन भी उनकी छुट्टी रहेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। इसमें आयोग ने एक ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं की कीमत लगाए जाने के मामलों पर जवाब मांगा। मुंबई पुलिस ने लूट के कई मामलों में शामिल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी नए साल के मौके पर भी शराब की दुकानों में लूट के इरादे से अपने घरों से निकले थे। यूपी के बाराबंकी में एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो वर्दी में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के पैर छूते नजर आए। कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास एक घुसपैठिए को मार गिराया। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने कब्जा की हुई अपनी जमीन को खाली करा लिया। रेलवे की ये जमीन वहां से गुजरने वाली हावड़ा गया रेल लाइन के ठीक बगल में है, जिस पर कई सालों से लोग कब्जा करके रह रहे थे। कार्रवाई से पहले रेलवे ने पूरे इलाके में मुनादी करवाकर लोगों से जमीन खाली करने की अपील भी की। और इसके बाद भी जब लोगों ने जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए तो मजबूरन रेलवे को उन पर बुलडोजर चलवाना पड़ा। खुदाई करने वाली मशीन की मदद से रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों को एक एक कर गिराना शुरू किया गया। रेलवे की इस कार्रवाई की वजह से वहां रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात न बिगड़े, इसे देखते हुए वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कोई आपत्ति नहीं, उनकी संपत्ति हम लोग खाली कर रहे हैं। हालांकि रेलवे की इस कार्रवाई पर वहां रहने वाले कुछ लोग नाराज हो गए। जनहित में डीआरएम साहब को सोचना चाहिए, ना कि अपने विभाग के बारे में। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराई और वहां बने सारे अवैध मकान ढहा दिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच नए साल पर देश भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के तिलक नगर से भी सामने आई। वहां बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटर को गुब्बारों से सजाया गया और टीका लगाने के बाद बच्चों के लिए खेलने का भी इंतजाम किया गया। अब तक कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स नॉर्मल। वहीं लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुंबई और कोलकाता समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटरों पर लंबी कतारें लगी और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों का जोश हाई रहा। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।